अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह ताला आज से ऑनवर्ड्स हम एमडी कैट फिज़िक्स के टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। यूनिट नंबर 6 को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो हम आज डिस्कस करेंगे उसके लर्निंग आउटकम्स कुछ ये हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चार्ज, उसके बाद हम मूव करेंगे कूलम्स लॉ पर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसेस लॉ प्लस एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये आज के हमारे लेक्चर के लर्निंग आउटकम्स हैं। तो सबसे पहले हम अगर इस वर्ड को देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला वर्ड हमारे पास इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड हमारे पास है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का लफ्जी मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का लफ्जी मतलब होता है रेस्ट। मतलब क्या बना कि चार्जेस को रेस्ट पर स्टडी करना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लें। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है। तो एज वी नो इट इज intrinsic property। इंट्रिंसिक से मुराद यहां पर आप लेते हैं फंडामेंटल, बुनियादी, बाय बर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से मीन यहां पर होगा मैटर, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट अट्रैक्ट्स, ये अट्रैक्ट भी कर सकता है, और रिपेल्स, रिपेल भी करेगा एनी अदर ऑब्जेक्ट। वो बुनियादी प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की जिसकी वजह से वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। ऑब्जेक्ट की उस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं चार्ज का। अब हमने यहां पर पढ़ा ऑब्जेक्ट या मैटर के बारे में। मैटर की हमने डिस्कस की डेफिनेशन में इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। मैटर की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं वो दो होती हैं। सबसे पहली कि हर मैटर के पास मैस होता है, और दूसरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की जो है वो होता है चार्ज। अब दो तीन पॉइंट्स हम इन दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज के बारे में क्लियर कर लें। मैस कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। कोई भी बॉडी चार्ज के बगैर एग्जिस्ट कर सकती है। जैसा कि आप ले लें न्यूट्रॉन।
इस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ऑल्दो इसका मैस होता है। चार्ज के बारे में लिखें तो चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मैस। चार्ज को एग्जिस्ट करने के लिए मैस होना जरूरी है। नेक्स्ट, आपको पता है कि मैस इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैस हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर हम यही प्रॉपर्टी चार्ज में देखें तो चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। नेक्स्ट, mass डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ने से मैस बढ़ जाता है, रिलेटिविस्टिक मैस ऐड हो जाता है। चैप्टर नंबर 19, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और चार्ज की यही प्रॉपर्टी देखें तो चार्ज डिपेंड नहीं करता स्पीड या वेलोसिटी पर। फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलें तो मैस प्रोड्यूसिस ग्रेविटेशनल फील्ड। और अगर यही प्रॉपर्टी हम चार्ज में देखें तो चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये स्टूडेंट्स हमारा मैस और चार्ज के रिलेटेड एक छोटा सा चार्ट था जिसमें हमने जनरल सी चीज़ें डिस्कस की जो हमारे जनरल या बेसिक एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं मैस और चार्ज को लेकर। अब एक बात हम सबको क्लियर है कि एवरी एटम, दुनिया में कोई भी एटम है, इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दुनिया में कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब यहीं पर समझें, न्यूट्रल से मुराद यहां पर है कि जितने उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन किए हैं। इनकी रेशो निकालें तो इनकी रेशो बनेगी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड इक्वल टू 1। अगर किसी ऑब्जेक्ट में प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की रेशो 1 है तो वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। किसी भी बॉडी पर चार्ज कब आता है? जब हम उसकी न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करेंगे। अच्छा, न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब कैसे होगी? जब आप उससे इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। सिंपल वर्ड्स में बॉडी, मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी या बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो वो न्यूट्रल बॉडी से हट जाएगी। या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब बेटा समझ लें, अगर बॉडी का मैस फर्ज कर लें स्मॉल m था, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो मैस में कमी आ जाएगी पहले की निस्बत। इलेक्ट्रॉन गेन किया तो मैस में इजाफा हो जाएगा पहले की निस्बत। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने से मुराद है पॉजिटिव चार्ज आना, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अब बढ़ चुके हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से।
या आप यूं भी लिख सकते हैं कि प्रोटॉन ओवर इलेक्ट्रॉन्स की रेशियो ग्रेटर देन 1 है। अगर ये सिचुएशन आ जाए तो बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरीके से अगर हम इसको गौर करें तो यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। या हम यूं भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 1। अगर ये कंडीशन आ जाए तो बॉडी पर नेगेटिव चार्ज, ये कंडीशन आ जाए तो बॉडी पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से हम एक एमसीक्यू जनरेट कर सकते हैं कि चार्ज की दो काइंड्स हैं। कौन कौन सी? एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब देखिएगा नेक्स्ट, हम चूंकि चार्ज को डिस्कस कर रहे हैं तो एफएससी में हमने चार्ज के बारे में ये पढ़ा कि चार्ज एक बेस क्वांटिटी नहीं है, नॉट अ बेस क्वांटिटी। दूसरा हमने चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा, Q इक्वल्स I क्रॉस T। इसका यूनिट देखें तो I का एम्पियर, टाइम का सेकंड, चार्ज का बन जाएगा कूलम। और कूलम एक बिग यूनिट है चार्ज का। अब अगली बात समझें, हमारे पास चार्ज का यही यूनिट एमसीक्यू में आ सकता है। आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि एम्पियर मल्टीप्लाई बाय और इक्वल्स टू, अब गौर करें, एम्पियर और में 3600 सेकेंड्स आ गए, एम्पियर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कूलम बन गया, तो इट बिकम्स 3600 कूलम। ये आप लोगों का एक जनरल सा एमसीक्यू यहां से डेवलप हो सकता है। अब अगली बात, ये तो चार्ज का बिग यूनिट है, तो चार्ज का स्मॉलर यूनिट क्या है? वो होता है सीजीएस सिस्टम में, और वो होता है बेटा स्टैट कूलम। चार्ज का स्मॉलर यूनिट है स्टैट कूलम, और एक कूलम में कितने स्टैट कूलम होते हैं? 3 10⁻⁹ स्टैट कूलम। ये भी हमने एक जनरल सा रिलेशन मेमोराइज करना है। नेक्स्ट, चार्ज का यूनिट कूलम, कूलम और फैराडे में क्या रिलेशन है? 1 फैराडे बराबर होगा 96,500 कूलम। तो ये चार्ज के बारे में छोटा छोटा पोर्शन है, इसको हमने मेमोराइज करना है। अगर इसकी डायमेंशन की बात की जाए कि चार्ज की डायमेंशन क्या है, तो करंट की डायमेंशन ए, सेकंड की डायमेंशन कैपिटल टी, तो चार्ज की डायमेंशन क्या हो जाएगी? ए मल्टीप्लाई बाय टी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो हमारे पास कोई भी चार्ज है, इसके बारे में हमें कुछ चीज़ें बड़ी अंडरस्टूड हैं। सबसे पहले, चार्ज एक कंजर्व क्वांटिटी है। मतलब क्या है? नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स ये किसके बराबर होगा? 0। कहां पर हमारे पास ये प्रूफ है? इन द टॉपिक ऑफ पेयर प्रोडक्शन। चार्ज कभी भी अकेला प्रोड्यूस नहीं होता। अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा तो उसके साथ एक पॉजिट्रॉन भी प्रोड्यूस होगा। तो नेट चार्ज जो यूनिवर्स का है वो 0 है, और चार्ज एक कंजर्व क्वांटिटी है। नेक्स्ट, चार्ज एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। इसको तवज्जो से समझना चाहिए। क्वांटाइज्ड
से मुराद होता है फिक्स। अब इसका मतलब क्या है? हमें पता है कि फंडामेंटल या एलिमेंट्री चार्ज इलेक्ट्रॉन को माना जाता है। और दूसरी बात हमने ये पढ़ी, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। चार्ज कभी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब 2/3, 1/3, 5/2, इस तरीके से फ्रैक्शन में कभी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब क्या है इस बात का कि चार्ज ऑन एनी बॉडी is an integral multiple of charge on electron। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब इंटीग्रल मल्टीपल से क्या मुराद है कि आप एक पहाड़ा पढ़ें, Q इक्वल्स प्लस माइनस एन ई, जिसमें n जो है वो होल नंबर 0, 1, 2 अप टू सो ऑन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 माइनस 19 कूलम के बराबर होता है। अब इसी तरीके से एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6.25, 10 रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम में मौजूद होंगे। अब बेटा ये तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, तो प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा? वो भी यही होगा, 1.6 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 0 कूलम, क्योंकि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। क्लियर? अब इससे नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं। इससे नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। हमने कहा इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो अगर बेटा हम रेशो लें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ओवर चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो डेफिनेटली ये निकलेगी 1:1। सिमिलरली अगर हम चार्ज ऑन प्रोटॉन ओवर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की रेशो लें, वो भी निकलेगी 1:1। अगर हम लें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ओवर चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, तो देखें 1.6 10 रेज टू द पावर माइनस 19 ओवर न्यूट्रॉन का चार्ज 0, समथिंग ओवर 0, इंफिनिटी। और यही होगा किसके साथ बेटा? जब हम प्रोटॉन ओवर न्यूट्रॉन के चार्ज की बात करेंगे, वो भी हमारे पास इंफिनिटी आएगा। इसी तरीके से अगर हम इसको उल्टाएं तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो देखें 0 ओवर समथिंग, ये किसके बराबर होगा? 0। तो ये हमारे इस जो हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन, उसके रिलेटेड जो हमारे पास चीज़ें थी, उसमें हमारे पास ये जनरल से एमसीक्यूज डेवलप हो सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा सर्कुलेट कर लेते हैं ताकि हाईलाइट हो जाए। अब प्रीवियस मैंने जब क्वांटाइजेशन को पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि क्वांटाइजेशन में एक चीज़ है कि चार्ज फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता। फ्रैक्शन ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पर एक जनरल सी मिसकॉन्सेप्शन। अब वो मिसकॉन्सेप्शन क्या है? हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स में क्वार्क्स का जिक्र है। अब क्वार्क्स की 6 टाइप्स हैं,
6 कॉर्क हैं और 6 एंटी कॉर्क्स हैं। हम इसमें यहां पर डिस्कस करते हैं अप कॉर्क और डाउन कॉर्क। अप कॉर्क जो है वो बराबर होता है +2/3 इलेक्ट्रॉन के, और डाउन कॉर्क वो मुश्तमिल होता है -1/3 इलेक्ट्रॉन के। तो अब गौर करें, देयर इज फ्रैक्शन ऑफ चार्ज, यहां पर चार्ज फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है? कॉर्क्स आर फ्रैक्शनल चार्जेस एंड आर एक्सेप्शन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वार्क्स क्या है बेटा? फ्रैक्शनल चार्जेस हैं, और ये एक्सेप्शन ऑफ क्वांटाइजेशन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आप लोगों ने जहन में रखना है। कॉक्स फ्रैक्शनल चार्जेस हैं, और ये क्वांटाइजेशन से एक्सेप्शन है, क्वांटाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। अब थर्ड पॉइंट, व्हाट अ चार्ज कैन प्रोड्यूस। एक चार्ज पैदा क्या कर सकता है? अब समझनी है बात। एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा कर सकता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा कर सकता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पैदा कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों का ये चैप्टर नंबर 14 में भी यूज होगा। चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कब पैदा करेगा? जब वो रेस्ट पर होगा। रेस्ट पर कब होता है? जब वेलोसिटी 0 होती है। अब चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कब पैदा करेगा? जब वो मोशन में होगा, लेकिन शर्त यह है कि उसकी मोशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड तो एसोसिएट होगी, लेकिन मोशन अगर यूनिफॉर्म होगी तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है मूविंग चार्जेस की वजह से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब पैदा होंगी? जब चार्ज मोशन में होगा, लेकिन उसकी मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, वेरिएबल मोशन होगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होंगी। ये हमारे पास चार्ज एक तो कंजर्व क्वांटिटी है, चार्ज क्वांटाइज क्वांटिटी है, और चार्ज क्या प्रोड्यूस कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी। अब बेटा नेक्स्ट सवाल आता है कि हमने इतना कुछ चार्ज के बारे में पढ़ा, तो एक जनरल सी बात हमारी बचती है कि चार्ज प्रोड्यूस कैसे होगा। हमने ये तो पढ़ लिया कि चार्ज क्या प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ये रह गया है कि चार्ज प्रोड्यूस होगा कैसे। तो यहां पर देखिए, हाउ टू प्रोड्यूस चार्ज। चार्ज को प्रोड्यूस कैसे करना है, तो देखना है जी। चार्ज को प्रोड्यूस करने के जनरली 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मोस्ट कॉमन मेथड फ्रिक्शन, या इसको हम सिंपल वर्ड्स में रबिंग कहते हैं। इससे चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है, और फ्रिक्शन या रबिंग से हमेशा स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होगा। ये बात जहन में रखनी है, फ्रिक्शन या रबिंग से हमेशा स्टैटिक प्रोड्यूस होगा, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेचर में, नेगेटिव भी हो सकता है नेचर में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन।
अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है? इसमें अगर हमारे पास कोई चार्ज्ड बॉडी है, फर्ज कर लें ये एक बॉडी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके करीब कोई न्यूट्रल बॉडी आती है, तो इस न्यूट्रल बॉडी के इस पोर्शन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पोर्शन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस अमल का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और इस प्रोसेस में इन दो कंडक्टर्स के दरमियान में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं दिया जाता। फिजिकल कांटेक्ट कंपल्सरी नहीं है, नहीं फिजिकल कांटेक्ट होगा और चार्जेस प्रोड्यूस होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और हमारे पास थर्ड मेथड जो है वो है बेटा कंडक्शन। कंडक्शन से भी चार्ज प्रोड्यूस होता है और इसमें फिजिकल कांटेक्ट कंपल्सरी है। इसी तरीके से होगा लेकिन फिजिकली कनेक्ट होगा। और अगली बात, कंडक्शन से किसी भी बॉडी को परमानेंटली चार्ज किया जाता है। तो परमानेंटली चार्ज अगर किसी बॉडी पर आ सकता है तो वो कौन सा प्रोसेस है बेटा? थ्रू कंडक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट, हम एक बात बहुत बखूबी जानते हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स होती है वो हमारे पास होती है इलेक्ट्रिक फोर्स। और नेक्स्ट, अगर हमारे पास कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को एनकाउंटर करते हैं तो ये फोर्स हमेशा होगी अट्रैक्शन की, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा नेगेटिव आंसर देगी। इसकी वजह कूलम्स लॉ, F इक्वल्स के Q1 पॉजिटिव ले लें, Q2 नेगेटिव ले लें, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव बिकम्स नेगेटिव। तो ये नेगेटिव होती है जब दो चार्जेस के दरमियान में अट्रैक्शन होगी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको मेमोराइज करना है। इसी तरीके से अगर कहीं पर नेगेटिव के सामने नेगेटिव आ जाए या पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव आ जाए तो हमेशा रिपल्शन होगी और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज ऑलवेज पॉजिटिव। वजह, क्योंकि ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। तो इस वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी हमारे पास? हमेशा नेगेटिव। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट एक हम बुक का एमसीक्यू रिकॉल कर दें कि एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस किस फोर्स की वजह से है? और वो फोर्स है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स किसके दरमियान में होती है? चार्जेस के दरमियान में। इसकी मैग्नीट्यूड हमें कूलम्स लॉ से मिलती है। तो हम अब नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है कूलम्स लॉ। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले कूलम्स लॉ के बारे में एक जनरल सा पॉइंट रिकॉल करते हैं कि कूलम लॉ सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है पॉइंट या स्टेशनरी चार्जेस पर। अगर चार्जेस स्टेशनरी नहीं है तो कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म कुछ ऐसे है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस proportional to product of magnitude of charges and
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। अब यहां पर हम इस पॉइंट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस। यहां इलेक्ट्रिक फोर्स है, इधर है डिस्टेंस। चूंकि फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ चेंज होगी, तो फोर्स की पावर 1 है, तो आर की पावर यहां 2 है, तो ग्राफ बनेगा इनवर्स, लेकिन वो स्टीपर होगा कहाँ, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। जितना स्टीपर है इसका मतलब क्या है कि आर की पावर एफ की पावर से बड़ी है। पहला पॉइंट, ये ग्राफ यूं भी बन सकता है। ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फोर्स, या हम ले लें 1/r²। इसको हम यूं लिख सकते हैं r की पावर -2। तो अब जाकर ये ग्राफ क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों ने समझना है और जहन में रखना है। अब अगली बात बेटा, यहां पर जनरली समझें तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्स है r² के, और इंटेंसिटी भी इनवर्स है r² के, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्स है r² के। तो बेटा ये सेम ग्राफ जो इलेक्ट्रिक फोर्स का है वही ग्रेविटेशनल का होगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, और वही इंटेंसिटी का होगा। सेम ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी, ये आप लोगों ने जहन में रखना है। अब नेक्स्ट इस फॉर्मूला को फाइनलाइज करते हैं, और फाइनलाइज करके हम लिखते हैं तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r²। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितनी फोर्स Q1 Q2 पर लगाएगा उतनी ही Q2 Q1 पर लगाएगा। यानी कि F जो है वो म्यूचुअल फोर्स है। अब इसी को एक MCQ में कन्वर्ट करते हैं कि अगर Q1 Q2 पर फोर्स लगाता है 10 न्यूटन, तो Q2 Q1 पर कितनी फोर्स लगाएगा, F ऑन 2 ड्यू टू 1 10 न्यूटन है, तो F ऑन 1 ड्यू टू 2 भी कितनी होगी बेटा, 10 न्यूटन। इन दोनों की रेशो ले तो F21 F12 becomes equal to 10/10 1/1। तो ये MCQ इस तरीके से आ सकता है म्यूचुअल फोर्स का। नेक्स्ट, चूंकि फोर्स चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्ट है, तो इसके MCQ यूं बन सकता है कि अगर हमारे पास Q1 को डबल कर दें और Q2 को भी डबल कर दें तो फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां पर डेफिनेटली बेटा चूंकि इनका प्रोडक्ट 4 टाइम्स बढ़ गया तो फोर्स पहले से 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। इसी तरीके से आपके पास MCQ यूं भी बन सकता है कि अगर Q1 को सेम रखा, Q2 को सेम रखा, लेकिन डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स पहले से 4 गुना कम होगी। वजह क्योंकि 2r के साथ है तो स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा, तो 2 का स्क्वायर 4, तो फोर्स डेफिनेटली बेटा 4 टाइम्स कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास फोर्स के रिलेटेड जो बिल्कुल बेसिक और जनरल से MCQs थे उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब इस फॉर्मूला को ओपन करते हैं। Fe सबसे पहले इक्वल साथ लगेगा कांस्टेंट, तो बनेगा Q1 Q2 बाई r²। यहां पर कांस्टेंट K है, Q1 Q2 बाई r²। K यहां पर कूलम्स कांस्टेंट है, K यहां पर है कूलम्स कांस्टेंट, और ये बराबर है
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और याद रख लें ये एम के एस सिस्टम में है, जिसको एस आई सिस्टम भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सी जी एस सिस्टम में के की वैल्यू, तो वो 1 होगी। इस पॉइंट को मेमोराइज कीजिएगा, जहन में रखिएगा, इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है। अब के फॉर्मूला में हमें एप्सिलॉन नॉट मिला। एप्सिलॉन नॉट यहां पर होगा हमारे पास इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 8.85 10⁻⁻12। इन यूनिट्स को रिवर्स करें तो न्यूटन पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर बन जाएगा कूलम स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आ गया और ये वैल्यू। अब चूंकि के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, तो इसकी डिपेंडेंस उन फैक्टर्स पर, उन क्वांटिटीज पर नहीं होगी जो क्वांटिटीज हमारे पास फॉर्मूला में शामिल है। के की डिपेंडेंस दो चीजों पर है। सबसे पहला सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और दूसरी हमारे पास है मीडियम बिटवीन चार्जेस। अगर सिस्टम ऑफ यूनिट एस आई हो और मीडियम हो फ्री स्पेस, तो हमारे पास के की ये वैल्यू निकलती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो कूलम्स लॉ ऑफ फ्री स्पेस में क्या बनेगा फाइनली? तो डेफिनेटली कूलम्स लॉ की फाइनल फॉर्म बनेगी एफ ई के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ की फॉर्म है जब चार्जेस के दरमियान में मीडियम फ्री स्पेस होगा और हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होंगे, एस आई। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स फोर्स। तो यहां पर देखते हैं हम इफेक्ट ऑफ मीडियम, कूलम्स फोर्स पर मीडियम का क्या इफेक्ट है। देखिए एफ किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हम चार्जेस के दरमियान में कोई डाई इलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं, तो एफ से एफ प्राइम, मतलब किसी मीडियम में फोर्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उस मीडियम का कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, तो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसको हम फाइनलाइज करेंगे तो ये वाली चीज, ये तो ऑलरेडी हमारे पास फोर्स है, तो फाइनल बनेगा एफ प्राइम एफ ओवर एप्सिलॉन आर। इसका मतलब ये हुआ कि एप्सिलॉन आर टेल्स हाउ मच द फोर्स विल रिड्यूस जब कोई डाई इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान में प्लेस किया जाएगा, और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करें तो एप्सिलॉन आर क्या होगा, एफ ओवर एफ प्राइम। इसका यूनिट निकालें तो न्यूटन ओवर न्यूटन। तो इसका बेटा कोई यूनिट नहीं है, कोई यूनिट नहीं है तो कोई डायमेंशन नहीं है। वजह क्योंकि ये रेशो है सेम क्वांटिटीज की। अब नेक्स्ट चीज, एप्सिलॉन आर का यूनिट तो नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी। अगर हम बेटा बात करेंगे वैक्यूम की, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 ली जाएगी। एयर में डेफिनेटली 1.0006
वाटर की बात करें 78.5 होती है, अप्रोक्सीमेटली 78 ली जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी, जितनी भी मेटल्स हैं उनमें एप्सिलॉन आर की वैल्यू इंफिनिटी है, और जितनी भी मेटल्स हैं वो कंडक्ट करती हैं। तो कंडक्टर्स की बात करें या मेटल्स की बात करें तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या ली जाएगी बेटा? इन्फिनिटी ली जाएगी। अब इसको समझने के बाद हमारे पास कूलम्स लॉ में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कूलम्स लॉ में कूलम्स फोर्स की वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म कैसे ली जाएगी? हमें पता कि जितनी फोर्स सेकंड चार्ज फर्स्ट पर लगाएगा उतनी ही फोर्स सेकंड पर फर्स्ट चार्ज लगाएगा। ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट। इट मींस कि कूलम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ की एप्लीकेशन है, थर्ड लॉ के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। और हम यूं लिख सकते हैं कि F12 प्लस F21 इक्वल्स नल वेक्टर, मतलब जीरो निकलता है। अब चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में भी प्रोडक्ट आता है लेकिन मैसेज का, और उसमें भी मैसेज के दरमियान में डिस्टेंस का स्क्वायर आता है इनवर्स, मतलब कूलम्स लॉ और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उनकी सेम फॉर्म है। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि जितनी फोर्स सन लगाएगा अर्थ पर उतनी ही फोर्स अर्थ लगाएगी सन पर, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट। अब अगर डायरेक्शन को इग्नोर करें तो फोर्स एक्सर्टेड बाय सन ओवर फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, इनकी रेशो निकाली जाए तो डेफिनेटली वो निकलेगी 1/1। तो 1:1। तो ये एमसीक्यू जनरल सा है जो आप लोगों ने जहन में रखना है। अब आप लोगों ने कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। आपने इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। इस फोर्स की नेचर बतानी है, क्या अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव। इस फोर्स की मैग्नीट्यूड बतानी है, कितनी निकलेगी, और उसके बाद ये फोर्स का प्रोडक्ट होगा जो चार्जेस में, वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। सेम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। सेम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है बिटवीन प्रोटॉन एंड पॉजिट्रॉन। अब गौर करना है, पॉजिट्रॉन का जो मैस है वो इलेक्ट्रॉन के मैस के बराबर होता है, ये याद रखना है। लेकिन चार्ज इसका पॉजिटिव 1.6 10⁻⁻19 कूलम होगा। प्रोटॉन का मैस क्या होगा? 1.67 -27 kg, और चार्ज वही होगा 1.6 -19 कूलम। और इनमें फोर्स कौन सी होगी? डेफिनेटली फोर्स होगी रिपल्शन की। इन दोनों के दरमियान में फोर्स होगी रिपल्शन की। ये बेटा हमारा एक छोटा सा पोर्शन था कूलम्स लॉ के रिलेटेड। अब हम कूलम्स लॉ को फाइनल करते हुए कंपैरिजन कर लेते हैं दो फोर्सेस के दरमियान में, और वो हमारे पास हैं एक इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स में कंपैरिजन करते हुए हम सबसे पहले इनकी देखते हैं सिमिलैरिटीज। इन दोनों में सिमिलर क्या है? सबसे पहली बात, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। दोनों सेंट्रल फोर्सेस हैं। नेक्स्ट, बोथ
आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस है। नेक्स्ट, बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं। फोर्थ पॉइंट पर आ जाएं तो हम लिख सकते हैं बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, और इनकी रेंज कितनी होगी? डेफिनेटली बेटा, जब आर इन्फिनिटी होगा तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी जीरो होगा। और पांचवें नंबर पर दोनों की दोनों, बोथ आर बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, दोनों की दोनों बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर है। अब इसके बाद हम यहां पर इनकी डिसिमिलैरिटीज को डिस्कस करते हैं। देखिएगा जी, फर्स्ट डिसिमिलैरिटी क्या होगी? एफ जी इज ओनली अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल फोर्स तो सिर्फ अट्रैक्टिव है ना, while Fe is attractive और repulsive, दोनों नेचर रखती है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एफ जी इज वीक, वजह इसमें जो कांस्टेंट जी यूज होता है उसकी वैल्यूज -11 है, मतलब स्मॉल। वाइल एफ ई इज स्ट्रॉन्ग। थर्ड पॉइंट, एफ ई इज मीडियम डिपेंडेंट, मीडियम चेंज किया तो कूलम्स फोर्स में कमी आई थी, जबकि एफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। फोर्थ नंबर पर एफ ई कैन बी शील्डेड, इसको शील्ड किया जा सकता है, मतलब खत्म किया जा सकता है। एफ जी कांट बी शील्डेड, इसको शील्ड नहीं किया जा सकता। ओके, ले बेटा, यहां तक कूलम्स लॉ की वो चीजें थी जो हमने एफएससी में डिस्कस की। अब एंटी टेस्ट में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहला पॉइंट हमने जो क्लियर करना है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। वीडियो की लेंथ काफ़ी बढ़ रही है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।